नमस्कार। आप सभी का मैं डीपी शर्मा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल के कंपटीशन इस दौर को देखते हुए और बहुत ही बेहतरीन इस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमने करंट अफेयर का सेशन प्रारंभ किया है। विद्यार्थियों की काफ़ी भारी मांग के पीछे और वास्तविकता से देखा जाए तो आने वाले एग्जाम में और लगातार जो एग्जाम हो रहे हैं, करंट अफेयर का काफी बड़ा रोल रहता है। आर्थिक समीक्षा, करंट अफेयर, जितना भी जीके आ रहा है करंट के साथ कनेक्ट होकर आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस पूरी करंट के साथ कनेक्ट होकर आ रही है। भूगोल पूरी करंट के साथ कनेक्ट होकर आ रही है। और ऐसे इवेंट्स जो नेशनल, इंटरनेशनल और आपके स्टेट के इवेंट है, पूरे इवेंट्स हम लेकर चलेंगे। तो साथियों, इस क्लास को खूब सारा, ढेर सारा जो प्यार है सभी विद्यार्थियों को देना है, ताकि इस क्लास का जो कंटेंट बना रहे हैं और कंटेंट को लेकर आ रहे हैं, उनके अंदर पूरा हौसला आपकी वजह से बना रहे। तो आप सबके अच्छे अच्छे लाइक्स और कमेंट और इस चैनल को और अच्छा बढ़ावा देंगे, इस क्लास को बढ़ावा देंगे। तो शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन मित्रों आप सबके सामने आ रहा है। सुंदर सुंदर फैक्ट लेकर आएंगे बहुत गजब गजब तरीके से और करंट अफेयर सेशन को तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्क्रीन पर है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि 1 जनवरी 2024 से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा निर्धारित यूपीआई लेन देन के लिए दैनिक भुगतान सीमा क्या है। मित्रों, इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर बनेगा, ये भुगतान जो है 1 लाख रुपए है। हालांकि कुछ अस्पताल जैसे हुए संस्थान, एजुकेशन संस्थान हुए, उसमें ये पेमेंट बढ़ाकर 5 लाख रुपए भी कर दिया गया है। समय समय पर अपडेट भी इसको लेकर आता रहता है। इसको लेकर कुछ और अच्छे फैक्ट आपके हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई लेन देन के लिए दैनिक भुगतान सीमा अधिकतम रुपए निर्धारित किए हैं 1 जनवरी 2024 से 1 लाख रुपए। हालांकि आरबीआई ने यूपीआई भुगतान के उपयोग को व्यापक बनाने के लिए 8 दिसंबर 2023 को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई भुगतान के लिए लेन देन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बस ये बात आपको याद रखनी है, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में जो यूपीआई पेमेंट है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। और ये कब हुआ है? ये मित्रों 1 जनवरी से शुरू 1 लाख रुपए शुरू हो चुका है। इससे पहले 8 दिसंबर को ये आरबीआई ने कर दिया है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। चलो, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कहता है, किस राज्य ने 2024 में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सीधा सा है, एक वो राज्य आपको करना है। आप जानते हो राजनीति के अंदर भी हमारे इसका बड़ा रोल रहा है, राजनीति में भी शानदार इस राज्य का रोल रहा है। हर तरीके से इसने एक बड़े रोल की भूमिका हमारे यहां पर निभाई है। इस भूमिका को आप समझते हो देखेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 2024 में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका उत्तर बनेगा गुजरात राज्य। आप जानते हैं गुजरात की भूमिका बहुत पुरानी भूमिका रही है हमारे शुरू से देखा, राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो आज शुरू से गुजरात या भारत के टॉप के जो रिस्ट मैन हैं उनसे देखा जाए तो गुजरात हमेशा से इस मामले में आगे रहा है। सूर्य नमस्कार मित्रों, जिसका सबसे प्राचीनतम मूल्य अपने को ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और सूर्य नमस्कार एक प्रकार का एक्सरसाइज है देखा जाए तो। ये मुद्दा इन दिनों में हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है और इसको लेकर विवाद चल रहा है। स्कूल में जब करवाया जाए तो मुस्लिम समाज ने इसका विरोध भी किया था। तो देखो क्या इसको लेकर खास बात है। गुजरात ने 2024 के पहले दिन 50,000 से अधिक लोगों की सबसे बड़ी संख्या में 108 विभिन्न स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वास्तव में बनाया। इस उपलब्धि को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में मान्यता दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना की, जिन्होंने भारतीय संस्कृति में संख्या 108 के विशेष महत्व पर जोर दिया। यह आयोजन, जिसका समापन एक राज्यव्यापी प्रतियोगिता के रूप में हुआ, मेहसाणा जिले के प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की देखरेख में एक बड़ी सभा देखी गई है। हमारे भारत का सूर्य मंदिर सबसे प्रमुख जो है, ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में कोणार्क का सूर्य मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है।
इसी के साथ ही हमारे पश्चिम भारत का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ये ओशिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है, पर ध्यान रखना इसकी शैली महामारू शैली, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शैली है। हमारे मंदिरों की कुल मिलाकर 6 प्रकार की शैली होती है जिनका निर्माण गुप्त काल के अंदर हुआ था। शैली के अंदर होती है नागर शैली, शैली में होती है द्रविड़ शैली, एक होती है बेसर शैली, एकायतन शैली, पंचायतन शैली और महामारू शैली। क्या होती है महामारू शैली? एक आपकी 2 शैलियां हैं, एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली। दोनों शैलियों का मिश्रण जो होता है उस शैली को तो बेसर शैली कहा जाता है। लेकिन महामारू शैली क्या होती है जिसके अंदर ये हमारे सूर्य मंदिर बने हुए हैं, महामारू शैली, इस शैली को अधिकांशतः गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इसको अपनाया था, इसलिए इस शैली को प्रतिहार शैली के नाम से भी जाना जाता है। खास करके मध्य भारत के इलाके में चलती है, गुजरात में भी महामारू शैली खूब चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को बोलते हैं, हाल ही में हिमालयन बास्केट किस राज्य में लॉन्च किया गया? हिमालयन बास्केट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अब यह तो तय है कि हिमालयन, तो हिमालय का ही कोई ना कोई स्टेट आएगा। ऑप्शन देखो क्या बोलता है, ऑप्शन तो सारे हिमालय के, लेकिन आपका सीधा उत्तर इस प्रश्न का बनेगा उत्तराखंड बनेगा। मित्रों, भारत की देवभूमि के रूप में जिसको एक बड़ी पहचान मिल चुकी है, हमारे भारत की देवभूमि के रूप में बड़ी पहचान पाने वाला उत्तराखंड, जहां पर आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, ऋषिकेश, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, शिवप्रयाग, सोमप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंजप्रयाग, सारे प्रयाग आपके यहां आते हैं उत्तराखंड में। यहां भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है टिहरी बांध, वो यहां आता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य में से आपका उत्तराखंड है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड राज्य के अंदर आते हैं। तो लॉन्च जो किया गया उत्तराखंड राज्य के अंदर किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले इस पे पॉइंट क्या क्या बनते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालय बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई भी किए जाते हैं। वास्तव में गजब के फैक्ट है, पेपर में आने योग्य फैक्ट है जो आप यहां पर देख रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2014 में भारत की रैंक क्या रही है? सीधा उत्तर आपको देखना है। इसकी रैंक रही है 80वीं रैंक हमारे यहां रही है। और आपको बता दूं, भारत की रैंक को लेकर ये सुंदर फैक्ट है, ये स्क्रीनशॉट आपके बड़ा काम आएगा, जरा देखना। भारत की रैंक 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर रहा है। भारत का पासपोर्ट 62 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है और भारत उज्बेकिस्तान के साथ 80वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 85वें स्थान पर था, अभी हम 80वें पे हो चुके हैं। भारत के पासपोर्ट के साथ थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव जैसे जगहों की यात्रा की जा सकती है। अब आप देखिए इसमें जो नाम लिए जा रहे हैं, ये कह रहा है मॉरिशस की बात कर रहा है। चलो ये तो थाईलैंड, इंडोनेशिया हमारे नजदीकी हो गए। जरा मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस देश जो आप देख रहे हो, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महाद्वीप के 54 देशों के अंदर हमारे एक मॉरिशस भी इंपॉर्टेंट देश है और मॉरिशस जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, को ये कह सकते हैं कि हिंदू कंट्री भी कह सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इंडियंस पाए जाते हैं। मॉरिशस और केन्या वो देश है यहाँ के जहां सबसे ज्यादा इंडियंस देखे जाते हैं, तो मॉरिशस है। और श्रीलंका तो वैसे ही हमारे पड़ोस में। मालदीव, ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका जो देख रहे हो एशिया महाद्वीप के हैं। मॉरिशस जो है अफ्रीका का है और मालदीव ये हमारा द्वीपीय देश है। एशिया महाद्वीप के 49 कंट्रीज में सबसे छोटा 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश जो अरब सागर में है, उसका नाम मालदीव है। मालदीव और भारत, यानी भारत का लक्षद्वीप हो गया, मालदीव और भारत के बीच में एक द्वीप आता है जिसका नाम मिनिकॉय द्वीप है, यह भी आप जरूर याद रखेंगे। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट, दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। 28 देशों तक पहुंच के साथ यह 104वें स्थान पर है। इसके बाद सीरिया 103 है, इराक 102 है, पाकिस्तान 101 है और यमन 100वें स्थान पर यहां पर रहता है। ये जितने भी आप देश देख रहे हो एशिया महाद्वीप के देश है। हाँ, यमन है, पाकिस्तान है, इराक है, अरब कंट्रीज का ग्रुप है ये पूरा। नेक्स्ट आप देख रहे हो, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आप सबके सामने, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब का स्टेट आइकॉन किसे नामित किया गया है? आपके सामने पूरा क्वेश्चन, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब का स्टेट आइकॉन
किसे नामित किया गया है, तो वो आपके सामने हो जाएगा, शुभमन गिल है, इसे नामित किया गया है। मित्रों, टॉप का प्रश्न है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब का स्टेट आइकन, क्योंकि अभी चुनाव का दौर चल रहा है, राजस्थान में बीत कर गया है और लोकसभा चुनाव फिर सामने भी आ रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके चर्चा का विषय है। युवा भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकन के रूप में नामित किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत चुनाव आयोग ने मशहूर अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया था। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे पूर्व क्रिकेटर राष्ट्रीय प्रतीक रहे हैं, वास्तव में रहे हैं। तो मित्रों, ये हैं वो व्यक्ति जिनका नाम शुभमन गिल है, जो पंजाब के आइकन बने हैं, स्टेट के आइकन बने हैं। तो मित्रों, इस प्रकार खेल में रुचि थोड़ी सी हमें रखनी पड़ेगी, जिसको नहीं है उसको थोड़ी बहुत रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख रहे हो, नौसैनिक अभ्यास मिलान 2024 कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा ये विशाखापट्टनम के अंदर, विशाखापट्टनम करना है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मुख्य आजकल नया राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। मित्रों, आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट के ऊपर स्थित है, विशाखापट्टनम जो आप यहां पर देख रहे हो। मित्रों, हमारे भारत के सबसे गहरे बंदरगाह, गहनतम बंदरगाह के रूप में जिसको एक विशेष पहचान मिल चुकी है, उसका नाम विशाखापट्टनम है। साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जो आपके ऐसे हिसाब से जानी जाती है। आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है रंगपट्टनम है, सॉरी कर्नाटक में एक रंगपट्टनम भी इस प्रकार से फेमस है। इसी तरह से कई प्रकार के पट्टनम यहां पर आपके आते रहते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट अगले इसके पॉइंट के ऊपर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधिकारिक तौर पर विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित एक प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। नौसेना ने इसे CCC सौहार्द सामंजस्य सहयोग की थीम दी है। मिलन 24 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है, जो 1995 में केवल 4 देशों के साथ शुरू हुआ था। भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पहली बार एक साथ शामिल हो रहे हैं। INS चेन्नई की इस प्रैक्टिस में शामिल हो रहा है, जिसमें हाल ही में लाल सागर में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। 51 देशों की नौसेनाओं के प्रतिनिधियों की चर्चा के बीच 24 फरवरी से 27 फरवरी तक मिलन 24 के दौरान भी फेज का आयोजन यहां पर होगा। तो लाडले विद्यार्थियों, क्वेश्चंस आपके 5 फैक्ट पढ़ोगे तो एक तो आपके दिमाग में यहां पर टिक रहेगा। नेक्स्ट अगला शानदार सा क्वेश्चन आप सबके बीच है, जरा आप देख रहे हैं, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो यह उद्घाटन किया गया है संबलपुर के अंदर। जरा संबलपुर के ऊपर चर्चा करते हैं। संबलपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? संबलपुर हमारे भारत के ओडिशा राज्य के अंदर पड़ता है। ओडिशा राज्य में संबलपुर पड़ता है। इसके अलावा संबलपुर में आपको एक बात और बता दूं, यहां से एक नदी गुजर के जाती है, उस नदी का नाम है महानदी, और महानदी के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा बांध, बड़ा बांध यहां पर बना हुआ है। उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये संबलपुर के अंदर ही बना हुआ है, संबलपुर ओडिशा के अंदर। और हीराकुंड बांध जो आप देख रहे हो, ये हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है, एशिया का सबसे लंबा माना जाता है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हमारा हीराकुंड बांध है, महानदी के ऊपर बना हुआ है। 4.8 किलोमीटर ये इस प्रकार से इसकी टोटल लंबाई आपके आ जाती है। नेक्स्ट जरा बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट देखो, इसके ऊपर जरा आपको बता देता हूं। पॉइंट्स ये है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में आगामी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना यहां पर है। तो देख रहे हैं जैसे कि अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे भारत में कौन रहे हैं? मित्रों, आज पहली क्लास के अंदर मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो सारे थोड़े से जनवरी के इंपोर्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन ये 3-4 दिन के अंदर जितने भी इंपोर्टेड हमारे तथ्य बनते हैं जनवरी और फरवरी के, वो सारे मैं करवा दूंगा। उसके बाद में बिल्कुल ताजा चलेंगे, मतलब बिल्कुल जो करंट इवेंट होंगे, मतलब आजकल के इवेंट होंगे, वो आपके क्वेश्चंस के अंदर इंपोर्टेंट रखूंगा मैं। राजस्थान को प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी। राजस्थान करंट अफेयर तो इंडिया में बहुत करवाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान वाले कम करवाए जा रहे हैं, तो राजस्थान करंट अफेयर को हम प्राथमिकता देंगे। लेकिन अभी जो जनवरी फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स है उनको पहले करवाना जरूरी है, 2-3 क्लास में ये पूरा हो जाएंगे।
इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो लाडलो इसके मुख्य अतिथि जो थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे। आपने देखा है चर्चा का विषय खूब रहा है जब ये हमारे यहाँ पर आए थे। इनका मिलन समारोह वगैरह काफी न्यूज समाचार पत्र जैसे अमर उजाला जैसे इन्हें छाप रखे हैं, तो आप देख रहे हो। इस साल कर्तव्य पंथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे हैं। मित्रों, फ्रांस दुनिया के सुंदरतम देशों में माना जाता है और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, पेरिस जानते हो दुनिया के सबसे सुंदर शहर में जिसको पहचान है। यहां तक कि पेरिस की पहचान राजस्थान में मिली हुई है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, पूर्व का पेरिस जयपुर को टूरिस्ट की वजह से कहा जाता है। यह छठी बार है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया भारत में, और भारत इस साल अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना गया है। पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी के मुख्य अतिथि के रूप में हमने भाग लिया था। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम क्या चल रहा है मीडिया में? फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, परेड के लिए 13,000 विशेष मेहमानों का आमंत्रण, 30 अहम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की भागीदारी, पेटेंट विशेषज्ञ, महिला वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी, किसान आदि भी यहां पर आमंत्रित। ये यहां पर एक मिलन समारोह का एक फोटो आप देख सकते हो। ये हमारा इमैनुअल मैक्रो है जो आप यहां देख पा रहे हैं। लाडलो बच्चों, आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट क्लियर होते जा रहे हैं। बहुत गजब गजब के फैक्ट आप यहां पर अच्छे तरीके से कवर करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। आप भी जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपका सीधा सा उत्तर आपका होगा पेंच रिजर्व होगा। मित्रों, आपको बता दूं ज्योग्राफी से कनेक्टेड ये क्वेश्चन जो है, ये पेंच नाम के जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश में है। और आज आप जानते हो भारत में 52 से ज्यादा अधिक जगह पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू हो चुका है। टाइगर प्रोजेक्ट को शॉर्ट में टीपी बोल सकते हैं। और ये हमारे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था, इसके ऊपर 4 बड़ी बात कर लेते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट के ऊपर सुंदर सुंदर बात कर लेते हैं। क्या क्या एग्जाम के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आ सकता है? टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना अधिनियम कब आया? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा बाघ परियोजना अधिनियम। बाघ परियोजना अधिनियम कब जारी हुआ? ये 1972 में जारी हुआ था। बाघ परियोजना अधिनियम 1972 में जारी हुआ। बाघ परियोजना अधिनियम 1972 में जारी हुआ। भारत में बाघ परियोजना लागू कब हुई? भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट लागू कब हुई? लागू भारत में ये 1973 में हुई। 73 में एक साथ पहली बार 9 स्थानों पर ये भारत में लागू हुई थी। 9 स्थानों पर, जिसमें से हमारे पन्ना नेशनल पार्क है, सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कई से बड़े उद्यान आपके आते हैं। राजस्थान में सवाई माधोपुर में रणथंभौर है, वो भी इसमें शामिल आता है। इस बाघ परियोजना का जनक कौन है? टीपी प्रोजेक्ट का हमारे भारत में जनक कौन है? बाघ परियोजना का भारत में जो जनक है, उस जनक का नाम है हमारे जोधपुर के निवासी कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को आज भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हमारे भारत की सबसे बड़ी टीपी टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो वो हमारे भारत में नागा अर्जुन सागर। लाडले बच्चों, नागा अर्जुन सागर जो है वो हमारे भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। नागा अर्जुन सागर नेशनल पार्क है, ये तेलंगाना राज्य में पड़ेगा। तेलंगाना राज्य में आपका कृष्णा नदी के किनारे पड़ता है। कृष्णा नदी के ऊपर ये हमारा नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना है, जो यही पूरा यहां नेशनल पार्क की टीपी में आता है। तो भारत की सबसे छोटे बाघ परियोजनाओं में पेंच का नाम आता है। हालांकि 4 साल पहले भारत की सबसे छोटी टाइगर परियोजना जो थी वो रणथंभौर भी हुआ करती थी, लेकिन उसको बाघों का घर भी कहा जाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं टॉप किए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मित्रों, टाइगर प्रोजेक्ट अभी राजस्थान के अंदर भी आ चुके हैं। राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में 5 टाइगर प्रोजेक्ट है। सबसे पहले राजस्थान में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट था, नंबर 2 पर रणथंभौर के बाद में केवल सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट आया, इसके बाद में मुकंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट आया, चौथे नंबर पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, 5वां धौलपुर उद्यान है, और इसके बाद 6ठा टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में कुंभलगढ़ अभयारण्य को बनाए जाने की पूरी चर्चा चल रही है। 2 साल से प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है। आप देखो महाराष्ट्र का पेंच, माफी चाहूंगा मित्रों, ये एमपी जो मैंने लिखा है, एमपी और महाराष्ट्र की सीमा के ऊपर आता है। ये एमपी प्लस महाराष्ट्र की सीमा पर आता है, और प्रॉपर एक राज्य को देखे जाए तो इसको महाराष्ट्र यहां पर ले लेंगे। महाराष्ट्र का पेंच आप देख रहे हो, महाराष्ट्र का पेंच रिजर्व
भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो देखेंगे आप, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो लाडले विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा पड़ोसी देश जिसका नाम है आपके पास नेपाल। छोटा सा देश जो पूर्णतः भारत पर डिपेंडेड है, भारत ही इसको पूरा सब कुछ भेज रहा है। और भारत और नेपाल के बीच में मात्र 1751 किलोमीटर की बाउंड्री दोनों के देशों के बीच में स्पर्श हो रही है। दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशन है, दोनों देशों के बीच में बाउंड्री जो उसका कोई नाम नहीं है, आप इजीली वहां पर आ जा सकते हैं। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है, नेपाल में भी रुपया नाम की मुद्रा चलती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार से अपनी ऊंचाई प्रॉपर वहां रखती है। तो मित्रों, इस प्रकार से देखा आपने। इस पे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास जो आप देख पा रहे हो 5th, इसका आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन भी किया है। तो बहुत ही शानदार मित्रों, आज पहला दिन था करंट अफेयर का। और ये क्लास जब भी कोई शुरुआत की जाती है तो बिल्कुल जीरो से होती है। इस जितने भी आज हमारे भारत में अध्यापक है, जब भी शुरुआत हुई है बिल्कुल जीरो से हुई है। तो आप विद्यार्थी ही होते हैं जो एक टीचर को, एक मास्टर को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके लाइक और आपके शेयर करने की ये जो प्रक्रिया रहेगी, यही सेशन को सबसे महान बनाते हुए आगे बढ़ेगी। और आप जरूर, यदि कोई मेहनत कर रहा है तो जरूर इसका समर्थन करना जरूरी है। मित्रों, कोशिश रहेगी हम शिक्षक भर्तियों को ज़्यादा टारगेट रखेंगे। 2nd ग्रेड में भी है और 1st ग्रेड में भी है और 3rd ग्रेड में भी है। इसके अलावा छोटी मोटी और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। सब में आजकल करंट अफेयर का 10-20% रेशो रखने लग गए हैं बराबर। तो मित्रों, हम लोग राजस्थान करंट अफेयर को टारगेट में ज़्यादा रखेंगे, वही हम लोग कवर करते हुए आगे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन साथ के साथ कोई नेशनल इवेंट यदि बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी साथ में कवर करेंगे। तो खूब सारा, ढेर सारा प्यार इस क्लास में दिखाना है और अच्छे कमेंट्स आपको करने हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।